डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। बहुत उस सबका आउटलाइन दे चुके हैं, ठीक है ना। ज़रूर समझ में आया होगा आप लोगों को, थोड़ा मेहनत कीजिए आप लोग भी, ठीक है ना। इसका अगला पॉइंट जो है ना वो बताए थे एंजाइम्स। इन्वॉल्व्ड, कौन कौन सा एंजाइम उसमें भाग लेता है ना, इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन सा एंजाइम भाग लेता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो तुरंत मिलेगा भी आगे। पहला है हेलिकेज। ये अभी नहीं भी समझ में आएगा ना तो थोड़ी देर में बाद में अपने समझ में आ जाएगा, है ना। इसका काम है ब्रेक डाउन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दो धागा के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है उसको ये तोड़ देता है। दूसरा एंजाइम है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज रिमूव्स, हटा देता है टेंशन एंड टॉर्सन इन डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड्स में जो ऐंठन रहती है, टेंशन रहता है ना, उसको ये हटा देता है। हम लोग थोड़ी देर में इसको देख रहे हैं ना। और तीसरा है टोपोआइसोमरेज, है ना, आरएनए प्राइमर। प्राइमरेज, है ना, फॉर्म्स आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। क्या होता है आरएनए प्राइमर, थोड़ी देर में मिल रहा है सब, ठीक है ना। उसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज। ये इम्पोर्टेंट एंजाइम है, यही तो चेन इलॉन्गेशन, नया डीएनए का निर्माण करता है। ये नया डीएनए के धागा का निर्माण करता है ना। और पांचवा है लाइगेज एंजाइम, है ना, ज्वाइंस, जोड़ता है टू फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के छोटे छोटे धागा को ये जोड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह 5 एंजाइम हम लोग देखे, ठीक है ना। और पांचों के बारे में हम लोग थोड़ी देर में तुरंत सीख रहे हैं क्या क्या करेगा ये। मैकेनिज्म, क्या क्रिया विधि है इसका, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखें इसका। ये बाई सेमी कंजर्वेटिव मेथड होगा। कोई दिक्कत, और बता चुके हैं। ये सेमी कंटिन्यूअस होगा, हम लोग आगे ये देखेंगे, ठीक है ना। और ये बाई डायरेक्शनल होगा, 2 डायरेक्शन में ये होगी, है ना। और ये टेक्स प्लेस इन ये कब होता है,
इन एस फेज। ये कुछ इम्पोर्टेंट बात हो गई इसकी, ठीक है ना। अब फिर आगे देखिए, वाटसन एंड क्रिक तो नाम सुन लिए हैं आप लोग, डीएनए का मॉडल दिया था। वाटसन एंड क्रिक प्रोपोज्ड, यही तो प्रपोज किया था, है ना। और टेलर एट अल और मिशेलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था इसको, कल देख चुके हैं आप लोग। ठीक है, ये रहा कुछ इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग, है ना, इसके मेथड पर आएंगे, है ना। प्रोसेस क्या है इसका, प्रोसेस, है ना। तो इट इज कंप्लीटेड into following steps। ये निम्न स्टेप्स में पूरे होंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर इस सब को मिटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब तो पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे इसमें, है ना। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, है ना, और फिर हमको अब मिटाने दीजिए पूरा प्रोसेस इसका, है ना। हम लोग देखें अब ये सभी एंजाइम तुरंत मिल रहा है आप लोगों को, है ना। तो ठहरिए, इसी को मिटाने दीजिए, एंजाइम को रहने दीजिए, देखें हम लोग। चलिए, पहला पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे, है ना, ओरी। ओरी, है ना, पूरा नाम है इसका ओरिजिन पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। ओरिजिन पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन, इसका मतलब ये है ना, कि रेप्लिकेशन ऐसे ही कहीं से नहीं शुरू हो जाता है। सर्टेन जगह है डीएनए में जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा, है ना। तो इन प्रोकैरियोट्स there is one ओरी। प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही ओरी रहता है, एक ही जगह से रेप्लिकेशन आरंभ हो सकता है। इन यूकैरियोट्स हम लोग में बहुत लंबा डीएनए रहता है। यूकैरियोट्स देयर आर मैनी ओरी, इसमें ओरी ज़्यादा होगा, ठीक है ना।
इस बात समझ में आ गई कि डीएनए में ओरी रहता है, ओरिजिन पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन रहता है, जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है ना, इसी में डीएनए भी है और इसी में सब न्यूक्लियोटाइड्स भरे रहते हैं। क्या रहते हैं न्यूक्लियोटाइड? आप लोग पढ़े हुए हैं, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार का है, एडेनिन का अलग है, गुआनिन का अलग है, साइटोसिन का, थाइमिन का अलग है, सब हम लोग देखे थे, है ना। तो ये जो है ना इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में इसमें पड़ा रहता है, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम लोग देखें, ये एडेनिन का है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, सब आप लोग डीएनए में दिखाए थे, बताए थे। ये एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब इसमें एटीपी कहाँ से आएगा? ये एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी देगा। अब जब एटीपी एनर्जी देगा, है ना, तब ये 2 फॉस्फेट इसमें जुड़ जाएगा। तो ये एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है, तो ये हो जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, DEATP। इसको कंफ्यूज मत होइए, ये मोनोफॉस्फेट है। देखिए एक फॉस्फेट है इसमें, इसका 2 फॉस्फेट निकलेगा, ये ट्राइफॉस्फेट है। तो इस तरह क्या हुआ यहाँ पर? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बन गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन गया और AMP अलग हो गया। इसको ठीक से समझिए, ये DEAMP है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है ना, और इसमें ATP जुट रहा है। तो इसमें 3 फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है। इसका 2 फॉस्फेट जब इसमें आ जाएगा तो ये हो जाएगा ATP और ये हो जाएगा, एक ही फॉस्फेट रह गया, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब वैसे ही GMP प्लस ATP। अब देखिए इसमें GTP ये हो जाएगा, 2 फॉस्फेट इसमें जुट गया तो DEGTP अब प्लस, फिर यहाँ पर AMP बच जाएगा, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट तो इसमें जुट गया। ठीक है ना। तीसरा है DECMP और इसमें 1 मॉलिक्यूल फॉस्फेट जुट गया, है ना, ये हो गया DECTP। इसमें 2 फॉस्फेट और जुट गया तो ये CTP हो गया प्लस AMP हो गया। ठीक है ना। इसका 2 फॉस्फेट निकल गया तो ये बच गया AMP। DETMP प्लस, इसको रिवाइज उलट कर कॉपी देख लीजिए, डीएनए में हम लोग सब न्यूक्लियोटाइड पढ़े थे, है ना। तो इसमें जब 1 मॉलिक्यूल ATP जुटेगा, है ना, ये हो जाएगा DE और TTP और फिर AMP अलग हो गया। और अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं सब एक्टिवेटेड हैं। ये क्या है? ये एक्टिव हैं, एक्टिवेटेड हैं, चूँकि इनको एनर्जी मिल गई है। ठीक है। तो ये रहा 2 इसका 2 पॉइंट हम लोग देख लिए। अब तीसरा पॉइंट देखना है। अब क्या करें, तो सबको मिटाना ही चाहिए हमको, है ना।
मिटा देते हैं इसको भी, है ना। तो ये हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक मिटा दे रहे हैं। अब जो हम लोगों को देखना है, ठीक रहेगा ये। दो पॉइंट हम लोग देख लिए कि हर डीएनए में न्यूक्लियोटाइड ये ओरिजिन पॉइंट अलग होगा, ठीक है ना। यूकैरियोट में तो बहुत ज़्यादा ओरिजिन पॉइंट होते हैं, जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा, मतलब ओरी ज़्यादा होगा। प्रोकैरियोट में एक ही रहता है ना। अब तीसरा पॉइंट देखिए, है ना, वो है फोर्क फॉर्मेशन। फोर्क फॉर्मेशन, फोर्क का मतलब होता है चिमटा, ठीक है ना। चिमटा जैसे रोटी वगैरह हम लोग निकालते हैं, वही चिमटा की बात हो रही है, फोर्क फॉर्मेशन, है ना। तो जरा देखिए, तो ये एक डीएनए है, ये डीएनए, यहाँ पर लिखिए 5 एंड, यहाँ पर हो जाएगा 3 एंड, यहाँ पर हो जाएगा फिर 5 एंड, और यहाँ हो जाएगा 3 एंड, ठीक है। दोनों धागा एक दूसरे के एंटी पैरेलल रहेंगे, है ना। अब इसमें आप लोग ओरी खोजिए। ये हो गया डीएनए, ठीक है ना। सपोज कीजिए यहाँ 5 एंड, यहाँ पर बहुत ठीक से ध्यान दीजिएगा। हम 5 एंड यहाँ पर हम जनरली 3 एंड यहाँ लिखते हैं, लेकिन आज हम यहाँ 5 एंड लिख रहे हैं। सपोज कीजिए कि इसका ओरी यहाँ पर है, ओरिजिन पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन इसका यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर है ना ओरिजिन पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पर अब 2 एंजाइम काम करेगा। एक एंजाइम हेलिकेज, उधर लिखे हम लोग हेलिकेज। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, ब्रेक डाउन द H बॉन्ड्स। दूसरा यहाँ पर एंजाइम आएगा टोपोआइसोमरेज, है ना। ये क्या करेगा, ये तो इस तरह थोड़ा रहता है, ये तो सब इस तरह हेलिकल रहता है, एक दूसरे से लिपटा हुआ रहता है। तो लिपटा हुआ जैसे रस्सी है, आप लोग रस्सी, इसका एग्जाम्पल अच्छा से देखिए। एक रस्सी है, रस्सी का क्या कीजिए कि नीचे से दोनों छोर उसका पकड़ लीजिए, वो तो एक दूसरे से बंधा हुआ है। इधर से टाइट कीजिएगा ना, तो देखिएगा ऊपर जाकर वो अब खुलना बंद हो जाएगा। ऊपर सब इस तरह पकड़ कर उसको ठीक कीजिए, देखिएगा नाच कर वो सीधा हो जाएगा। नहीं समझ में आया। एक रस्सी को कॉरें ले लीजिए, उसका कोई छोर एक पकड़ लीजिए, नीचे से खोलना शुरू कीजिए। उसको खोलिएगा तो देखिएगा कहीं पे यहाँ का बहुत टाइट हो जाएगा। अब इसको छोड़ दीजिए, देखिएगा ये नाच कर दोनों सीधा हो जाएगा। ठीक वही काम यहाँ पर टोपोआइसोमरेज करता है ना। ये जो ऐंठन होती है इस डीएनए चेन में, यहाँ तो सीधा बनाए हैं हम, है ना। वो रिमूव्स टेंशन, जो रस्सी में, जो इस धागा में टेंशन है,
एंड टॉर्सन, टॉर्सन का मतलब ऐंठन, वो रिमूव कर देता है। ठीक है ना। और अब ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ना, वो इस तरह दिखाई देगा। अब ये चिमटा बन गया। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग 5 एंड लिखे हैं, यहाँ पर 3 एंड लिखे हैं, यहाँ पर फिर 5 एंड लिखे हैं, और यहाँ पर हम लोग 3 एंड लिखे। ठीक है ना। अब इतना तो समझ में आ रहा होगा, है ना। अब एक और एंजाइम आएगा, एंजाइम नहीं है, प्रोटीन है वो, है ना। इसी में सब आएगा ये, है ना। अब यहाँ पर SSSP, दूसरा नाम है इसका SSBP, है ना, सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। दूसरा नाम है इसका सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करेगा अब, है ना, कि दोनों स्टैंड को पर इस तरह यहाँ पर प्रोटीन बाइंड हो जाएगा। यही है SSBP। क्यों, क्या करेगा ये, ताकि फर्दर फिर ये जुड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना ले। ये छोड़ दिया गया तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा बीच में, है ना। तो ये हो गया SSBP, जो इसको स्टेबलाइज कर देता है, फर्दर इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनने नहीं देता है। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक और टोपो आइसोमरेज में, है ना, यहाँ पे एक और लाइन लिख देते हैं, इन प्रोकैरियोट्स गायरेज, बैक्टीरिया वगैरह में एंजाइम टोपो आइसोमरेज वहाँ काम नहीं करता है, गायरेज एंजाइम टेक्स पार्ट, गायरेज एंजाइम वहाँ पर भाग लेता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखें, अब इतना स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना। ये हो गया फॉर्मेशन, है ना, और फोर्क। चौथा पॉइंट हम लोग देखें, RNA प्राइमर। RNA प्राइमर, है ना, इट इज ए स्मॉल, ये एक छोटा RNA है। ठीक है ना, ये एक छोटा RNA है ना, सिंथेसाइज्ड बाय RNA प्राइमरेज एंजाइम। RNA प्राइमरेज इसमें भाग लेगा। ठीक है ना। तो फिर हम लोग एक और फिगर यहाँ पर बनावें। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर 5 एंड हो जाएगा, यहाँ पर 5 एंड हो गया, यहाँ पर 3 एंड हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, है ना। अब इसमें एक बात बता रहे हैं कि यहाँ पर
छोटा एक आरएनए प्राइमर बनेगा, यहाँ पर एक छोटा आरएनए बनेगा, है ना, और इसका नाम हो जाएगा आरएनए प्राइमर। क्या नाम हो जाएगा? आरएनए प्राइमर। ठीक है ना। तो आरएनए प्राइमर, इट इज ए स्मॉल आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए प्राइमरेज। जानते हैं डीएनए डायरेक्ट नहीं बन सकता है, डीएनए बनने के लिए पहले एक छोटा सा आरएनए बनता है, इसी का नाम है आरएनए प्राइमर, है ना। अब आ गए हम लोग चेन इलोंगेशन। चेन इलोंगेशन। अब डीएनए कैसे बनता है इस पर वो देखेंगे हम, ठीक है ना। तो अब जो है ना डीएनए पॉलीमरेज, उधर देखे थे हम लोग, यही भाग लेगा। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये 5 प्रकार का है, इससे थर्ड जो है ना वो भाग लेता है, टेक्स पार्ट। इन इट, वही इसमें भाग लेगा। अब इसको ठीक से देखिए आप लोग, यहाँ ये हो गया डीएनए, ये 5 एंड हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 3 एंड, फिर ये हो जाएगा 3 एंड, और यहाँ पर हो जाएगा 5 एंड। यहाँ हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर एक छोटा सा आरएनए प्राइमर बन गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सब आकर जमा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो डीएनए, जो न्यूक्लियस में बताए थे कि न्यूक्लियोटाइड है, और वो न्यूक्लियोटाइड में क्या है, वो जीटीपी बन गया है, सीटीपी बन गया है ना, जो एक्टिवेटेड है एनर्जी से, वो आकर यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड सब यहाँ पर आकर जमा होना शुरू हो जाएगा। कौन भाग लेगा उसमें? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। देखिए न्यूक्लियोटाइड सब आकर जमा होना शुरू हो गया, ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। फिर यहाँ से हमको मिटाना पड़ेगा। देखिए पहले हम लोग ये जान लें कि ओरी होता है, ओरिजिन पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कहीं से शुरू नहीं हो जाता है। दूसरी बात देखें हम लोग कि डी न्यूक्लियोटाइड जो होता है सब इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसको एक्टिव बनाना पड़ता है। फोर्थ फॉर्मेशन देखें हम लोग, ओरी जहाँ होगा वहीं से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा हेलिकेज एंजाइम द्वारा। टोपो आइसोमरेज उसको, उसमें जो ऐंठन वगैरह है सबको ठीक कर देगा, है ना। उसके बाद बाइंडिंग प्रोटीन आएगा, उसको बाइंड कर देगा, है ना, ताकि फिर फर्दर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना ले, ठीक है ना। फर्दर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना ले, इसके लिए यहाँ पर बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताया कि आरएनए प्राइमर बनेगा, एक छोटा सा आरएनए प्राइमर, इसको फुट स्टेप भी कहते हैं। जैसे हम लोग कहीं ऊपर चढ़ना रहता है तो यहाँ पर एक स्टूल लगा देते हैं, कुर्सी लगा देते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, उसी तरह ये छोटा सा आरएनए प्राइमर बनेगा वहाँ पर, है ना। और अब वहाँ पर उसके बाद चेन इलोंगेशन शुरू हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट घटना है। और वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सब जमा होंगे, न्यूक्लियोटाइड जमा हो जाएंगे, उसको अब ठीक से यहाँ से आप लोग देखिए, न्यूक्लियोटाइड सब जमा हो गए। अब लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड नहीं, अब तो एक्टिवेटेड है, ठीक है ना। तो वहाँ पर होगा क्या, अब
कि हम लोग यहाँ पर देखे थे DE-ATP, इसमें 3 फॉस्फेट हो गया था। अब ये फिर DE-AMP हो जाएगा और इसमें 2 फॉस्फेट जो जुटा था वो फॉस्फेट अलग हो गया। वैसे ही DECTP हो गया था ये, इसमें जो 2 फॉस्फेट जुटा था, है ना, ये फिर DECMP हो जाएगा और इसमें 2 फॉस्फेट जो जुटा था, ये थोड़ा आप लोग न्यूक्लियोटाइड पढ़ाए थे उसको याद देख लीजिए, तब ये ठीक से समझ में आएगा। आप लोग तो पढ़ते नहीं हैं। ये GTP बन गया था, अब यहाँ फिर DEGMP हो जाएगा और इसका 2 फॉस्फेट जो जुटा था फिर बाहर निकल जाएगा। DETTP हो गया था ये, और वो अब फिर DETMP हो जाएगा और इसका 2 फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा। ये जो फॉस्फेट है ना, इसका नाम है पायरोफॉस्फेट। क्या नाम है इसका? पायरोफॉस्फेट। क्या करता है ये एनर्जी है ना, प्रोवाइड्स एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब डीएनए बन के तैयार हो जाएगा, है ना, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके लिए एनर्जी कौन देगा? यही पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर आ गया। अब क्या होना है इसमें? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। याद है ना आप लोगों को, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा सब फॉस्फेट एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, है ना। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइस्टर bonds are formed between nucleotides, है ना। और इस तरह अब ये स्ट्रक्चर जो है ना वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एंड, यहाँ हो जाएगा 3 एंड, यहाँ हो जाएगा 5 एंड और ये हो जाएगा 3 एंड। यहाँ पर एक छोटा सा RNA प्राइमर बन गया है और अब यहाँ पर पूरा न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़कर, है ना, और एक कंप्लीट RNA DNA बना दिया है। ठीक है ना। तो ये इंड देखिएगा, ये इंड हो जाएगा 5 इंड, यहाँ पर हो जाएगा RNA प्राइमर का, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 इंड, यहाँ पर हो जाएगा 5 इंड और ये हो जाएगा 3 इंड। इसका भी ये इंड हो जाएगा 5 इंड और यहाँ हो जाएगा 3 इंड। और इस तरह एक स्ट्रैंड पर कंप्लीट बन जाता है एक DNA। इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या नाम है इसका? लीडिंग स्ट्रैंड, है ना। इसका दूसरा नाम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी है। ठीक है ना। ये हम लोग देख लिए एक धागा पर। हमेशा याद रखना है कि 5 to 3 डायरेक्शन में ही DNA रेप्लिकेट होगा, RNA बनेगा वो भी। यहाँ पर 3 इसलिए यहाँ पर 5 किए थे कि यहाँ 3 हो गया, तो अब यहाँ पर 5 to 3 डायरेक्शन में ही रेप्लिकेशन शुरू होगा। RNA पढ़ेंगे उसमें मिलेगा हमेशा 5 to 3। तो ये रहा एक स्टैंड पर। अब जरा दूसरा देखिए, दूसरा स्टैंड जो है ना उस पर क्या होगा कि यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 5 इंड, छोटा फिर RNA प्राइमर बनेगा और इसके साथ बनेगा फिर DNA। यहाँ पर ठीक से देखिएगा, फिर यहाँ पर बनेगा एक RNA प्राइमर,
फिर एक बनेगा डीएनए, फिर एक बनेगा आरएनए प्राइमर, और फिर बनेगा एक डीएनए। ये देख रहे हैं, दूसरे स्टैंड पर ये हो जाएगा आरएनए प्राइमर, और ये हो जाएगा डीएनए। टुकड़ा टुकड़ा में बन रहा है दूसरे स्टैंड पर। फिर ये हो जाएगा 5' यहाँ हो जाएगा 3'। देखिए 5 to 3 डायरेक्शन में फिर ये जा रहा है। यही तो आता है इम्तहान में, फिगर दे देगा, कहेगा कौन सही है इसमें। यहाँ 5 to 3, यहाँ से 5 to 3, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, ये जो छोटा छोटा डीएनए का स्ट्रैंड बना, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ठीक है ना, इसका नाम है, खोजने वाला था ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट इसको कहा जाता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट इसलिए ना उधर लिखे थे हम लोग, इट इज सेमी कंटिन्यूअस। एक तो कंटिन्यूअस है, दूसरा कंटिन्यूअस नहीं। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट यहाँ पर बन गया, समझ ना। और इस स्ट्रैंड को, ये जो टुकड़ा टुकड़ा में स्ट्रैंड बना, ठीक है ना, इसका नाम है लैगिंग स्ट्रैंड। ये हो जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड, और ये जो है ना, ये हो जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। दूसरा नाम डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी हो जाएगा। अब तो जगह नहीं बच रही है यहाँ पर लिखने के लिए, है ना। दूसरा नाम हो जाएगा इसका डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी इसका नाम हो जाएगा। ये समझ में आया। कह रहे हैं कि पहला जो धागा है ना, उस पर तो एकदम लगातार 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए बन गया। दूसरा जो धागा है उसमें टुकड़ा टुकड़ा में डीएनए बन रहा है। तो जब भी डीएनए बनेगा उसके पहले एक आरएनए बनेगा। तो ये आरएनए प्राइमर बन गया, उसी पर डीएनए बन गया, है ना। तो इस तरह छोटा छोटा टुकड़ा जो डीएनए का है उसका नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और ये जो धागा है ना, इसका नाम है लैगिंग स्ट्रैंड। क्या नाम है इसका? लैगिंग स्ट्रैंड नाम है इसका। और या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी नाम है। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड नाम है इसका, ठीक है। और इस तरह छोटा छोटा जो टुकड़ा बना डीएनए का, उसको हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। चलिए तो फिर आगे देखा जाए। अब ख़त्म होने पर आ रहा है ना। है ना। अब इसी में देखिए, ये सब काम कौन कर रहा था? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड लिखे थे हम लोग उधर, है ना। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सब काम कर रहा था। अब एक और डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। क्या करेगा ये? डाइजेस्ट, ये सबको डाइजेस्ट द आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर को डाइजेस्ट कर देगा, खत्म कर देगा। एंड फिल्स द गैप, और गैप जो वहाँ होगा न्यूक्लियोटाइड लेकर उसको भर देगा। अब यहाँ पर हम लोग फिर फिगर एक बनाएं। ये हो गया डीएनए, यहाँ 5 एंड हो गया, और ये हो गया स्टैंड, यहाँ 3 एंड हो गया। ये हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 3 एंड, यहाँ पर हो जाएगा 5 एंड। यहाँ पर अब बता रहे हैं कि देखिए ना, वो तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, आरएनए प्राइमर को डाइजेस्ट कर दिया,
ख़त्म कर दिया, वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड लेकर जमा कर दिया, है ना। और यहाँ पर देखिए 5 to 3 एंड, और फिर यहाँ पर भी कंटिन्यूअस स्टैंड अप हो गया, यहाँ पर भी फिर 5 to 3 हो गया। ये ठीक से हमेशा 5 to 3 एंड में ही क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग यहाँ तक देख लिए, है ना। एक और पॉइंट ना है इसमें, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग यहाँ लिख रहे हैं हम, इफ देयर आर एनी मिसमैचिंग करेक्टेड बाई, सही किया जाता है बाई पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा वो सही कर लिया जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका, सपोज कीजिए कि यहाँ पर ए है एक धागा पर, यहाँ पर डीएनए का यही ना धागा है सब, इसको मिटा देंगे हम, यहाँ नहीं रहने देंगे। यहाँ पर ये बेस है, ए हो गया, टी हो गया, जी हो गया, दूसरा धागा यहाँ बन रहा है ना, ए टी, सपोज कि यहाँ जी हो गया। यहाँ पर ए के बदले आकर दूसरा जुट गया, ए के बदले आकर टी जुट गया, एक ए के बदले टी तो जुटना ही है इसको, है ना। ए के बदले आकर सी जुट गया, मिसमैच हो गया। ये टी के बदले आकर यहाँ पर टी के सामने जुटना चाहिए ए, तो जुट गया जी। ये जी है तो यहाँ पर सी जुटना चाहिए, तो सी के बदले आकर दूसरा जुट गया, सी जी के बदले आकर यहाँ पर सपोज कि ये जुट गया। क्या कहते हैं इसको, मिस मैचिंग कहते हैं, इसी का नाम है मिस मैचिंग। तो अगर कोई मिस मैचिंग हुआ, तुरंत डीएनए पॉलीमरेज थर्ड उसको हटाकर दूसरा लेकर जोड़ देगा। इसलिए पहले बताए थे आप लोग, काफ़ी एक्यूरेट होता है और काफ़ी इसमें होता ही नहीं है एरर, बहुत रेयर एरर होता है। ठीक है ना। और एक और चीज़, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कैनॉट recognize between T and U। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ना, वो टी या यू में फ़र्क नहीं कर सकता है। क्यों नहीं फ़र्क करेगा, फिर आप लोग भी सोचिए इसको। स्ट्रक्चर सब इसी ने बताए थे कि स्ट्रक्चर बड़ी ज़रूरी है ना। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक थायमिन का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ये थायमिन का स्ट्रक्चर है। ये थायमिन का स्ट्रक्चर है ना। और यूरासिल क्या है, ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है। अब बताइए, दोनों का स्ट्रक्चर तो एक ही जैसा है, सिर्फ इसमें CH3 है, उसमें CH3 की जगह पर H है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इसको नहीं पहचान पाता है कि मत सपोज कीजिए कि T के बदले A जुटना चाहिए, U आकर जुट जाएगा, या T के बदले में ही U रह गया कहीं, तो उसको नहीं पहचान पाएगा, है ना। इसलिए इट इज़ करेक्टेड बाई
अगर ऐसा हुआ, इट इज corrected by DNA polymerase 1। DNA polymerase फर्स्ट इसको करेक्ट कर लेगा। ये रहा यू का स्ट्रक्चर यूरासिल का, ये रहा थायमिन का स्ट्रक्चर, काफ़ी सिमिलर है ना। इसलिए उसको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नहीं पहचान पाता है, तो उसको करेक्ट कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। तो इस तरह हम लोग ये सभी पढ़ लिए, सभी देख लिए। अब है इसका आप लोगों को एक काम करनी चाहिए, है ना। वो काम है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाते जाइए। चूँकि आप लोगों को मालूम है ना 70% तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं एक भी ऑब्जेक्टिव लगभग छूटना नहीं चाहिए आप लोगों से, है ना। अब आप लोग को ऊपर ना है, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं क्या करते हैं, अब आप लोग समझिए। लेकिन हम इतना डीप पढ़ा रहे हैं, मैंने कहीं से कुछ छोड़ नहीं रहे हैं कि ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आगे नहीं हो। तो आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव सब बनाते जाइए। क्वेश्चन फिर वैसे ही रहेगा, 70% रहेगा ऑब्जेक्टिव, 30% रहेगा सब्जेक्टिव। इसलिए सब आप लोग ठीक से देखते जाइए, है ना। तो हो गया ये। आगे हम लोग पढ़ेंगे डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल।